हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो फटाफट बात करते हैं जो मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक टॉपिक छोड़ दिया था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन मिलनी है। अब विद कंसिडरेशन मिलनी क्या है? एक तरह से मैं खरीद रहा हूं, आई एम द बायर। ठीक है, तो यहां पे अब मेरे को 3 सेक्शन आपके साथ इकट्ठे डिस्कस करने हैं, जिसमें 50C हम लोगों ने कैप गेन में किया बेटे, लेकिन आज मैं उसे रिवाइज कराऊंगा क्योंकि प्रोविजन तीनों में मिलते जुलते हैं। पीजीबीपी में मैंने एक सेक्शन छोड़ा था 43CA और 56(2)(10 जो हम लोग लास्ट क्लास में छोड़ के आए। तो ये सेलर के ऊपर लगता है। सेलर जिसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, ये भी सेलर के ऊपर लगता है। पीजीबीपी में पढ़ा नहीं हम लोगों ने, लेकिन ये जिसके लिए स्टॉक इन ट्रेड, जिसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, वो किसके लिए होते हैं? रियल एस्टेट एजेंट के लिए, बिल्डर के लिए। ठीक है, और ये किसके ऊपर लग रहा है? बायर के ऊपर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, 15-20 मिनट ढंग से पढ़ते हैं और ये तीनों सेक्शन खत्म हो जाएंगे, और इसमें कहां कहां सिमिलैरिटी है, क्या क्या है, वो सारी बातें भी करता हूं। आ जाओ। तो बेटे पहले आ गया सेक्शन 50C। 50C क्या था हम लोगों का सेक्शन? 50C था कि जो सेलर है, ठीक है ना, जो सेलर है वो उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कंसीडरेशन जो होगी वो कितनी रखी जाएगी? वो ली जाएगी एसडीवी। कितनी रखी जाएगी? एसडीवी। ऑल्दो हम लोगों ने वेरिएशन अलाउ कर दिया था, वेरिएशन अलाउड कितना किया था हम लोगों ने? वेरिएशन अलाउड याद हो तो 10% ऑफ सेल कंसिडरेशन, 10% ऑफ सेल कंसिडरेशन अलाउड था। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए की एसडीवी है, 1 करोड़ रुपए की एसडीवी है और उसको 95 लाख पे, 90 लाख पे ले लेता हूं, 90 लाख पे परचेज किया गया है। क्या कह रहा हूं मैं? 90 लाख पे सेल किया गया है, 90 लाख पे सेल किया गया। एसडीवी कितनी है? 1 करोड़ रुपीज, और उसे सेल किया गया 90 लाख पे, तो वेरिएशन कितना आ गया? 10 लाख रुपीज का। तो सेल कंसीडरेशन का 10% निकालो, जो कि आ रहा है 9 लाख। 9 लाख आ रहा है, तो और 9 लाख को हम लोगों ने कंपेयर किया 10 लाख से, तो 10 लाख ज्यादा है। तो इस वजह से इस केस में सेल कंसीडरेशन कितनी ली जाएगी? जो एसडीवी होगी वो ली जाएगी, जो एसडीवी होगी वो ली जाएगी। उसी के साथ साथ मैंने एसडीवी के लिए भी प्रोविजन बताए थे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली एसडीवी लेनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली एसडीवी लेनी है, या फिर मेरे को डेट ऑफ एग्रीमेंट, या फिर मेरे को डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली मेरे को एसडीवी लेनी है। तो कौन सी एसडीवी लेनी है? तो वहां पे लिखा हुआ था कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट पे फुल या पार्ट कंसिडरेशन अदर देन कैश में मिल गई है, तो उस केस में हम डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली एसडीवी ले लेंगे, अदरवाइज हमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली एसडीवी लेनी पड़ेगी। ये हो गया था मेरा सेक्शन 50C, ये हो गया था मेरा 50C। अब जरा ध्यान से सुनो, बायर है, कौन है? बायर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। चाहे ये बायर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन ट्रेड परचेज कर रहा हो या एज अ कैपिटल एसेट परचेज कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परचेज कर रहा है और ये सेलर है, तो अगर इसके लिए कैपिटल एसेट है ये, तो 50C लगेगा, और अगर इसके लिए एसआईटी है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो 43CA लगेगा, जो कि अभी हम बाद में देखेंगे। अभी मैं बायर की बात कर रहा हूं, तो अभी हम बात कर रहे हैं 56(2)(10)B के प्रोविजंस की। जरा ध्यान से सुनो। कहता है कि अगर खरीदने वाले ने पेमेंट की है, ठीक है ना, उसने कंसीडरेशन पे की है, कंसीडरेशन एसडीवी है 1 करोड़ रुपए। कितनी है? 1 करोड़ रुपए। ध्यान से सुनते रहना, एग्जाम्पल से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एसडीवी है ऑन द डेट ऑफ परचेज 1 करोड़ रुपए, और उसने सेल कंसीडरेशन जो पे की है, सेल कंसीडरेशन पेड जो है वो है 90 लाख रुपीस। कितनी है? 90 लाख रुपीस। तो कहता है इसका डिफरेंस निकालो, कितना हुआ? 10 लाख। कहता है अगर डिफरेंस इज मोर देन, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं लॉ लिख रहा हूं, डिफरेंस इज मोर देन 10% ऑफ सेल कंसीडरेशन पेड, और देखो यहां पे गलती कर रहा हूं मैं, एंड 50,000, तो जो डिफरेंस होगा
तो ये जो डिफरेंस होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, that will be taxable under the head income from other sources for the buyer। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, जिस दिन खरीदी उस दिन एसडीवी थी 1 करोड़ रुपए, लेकिन मैंने उसके पे किए 90 लाख रुपीस। डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 लाख रुपीस। जल्दी बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 लाख रुपीस। अब डिफरेंस अगर 10% ऑफ द सेल कंसिडरेशन से ज्यादा आ रहा है एंड 50,000 से भी ज्यादा आ रहा है, तो जो डिफरेंस है वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटे? डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस निकालते हैं, 10% ऑफ द सेल कंसिडरेशन जो कि आया 9 लाख एंड बार बार मैं कह रहा हूं एंड 50,000, दोनों से कंपेयर करना है। दोनों से कंपेयर किया तो डिफरेंस कितना है मेरा? डिफरेंस है 10 लाख। 10 लाख ज्यादा है इन दोनों से, 9 लाख से भी ज्यादा, 50,000 से भी। तो 10 लाख विल बी टैक्सेबल इन माय हैंड, परचेजर के हाथ में 10 लाख रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई। लेकिन एक एग्जांपल और करते हैं। मैं कहता हूं सेल कंसीडरेशन जो मैंने पे किया ना, जब मैंने परचेज की तो उस दिन एसडीवी थी 1 करोड़ रुपीस। कितनी थी? 1 करोड़ रुपीस। जो मैंने सेल कंसीडरेशन पे की, कितनी पे करूं? मैं इसकी सेल कंसीडरेशन पे कर देता हूं 80 लाख। नहीं, ये 80 लाख में तो बात ही नहीं बनेगी, मैं इसको कम करूंगा, मैं इसको कर रहा हूं 90 लाख। कितनी कर रहा हूं? 90 लाख। और मैंने पे की 80 लाख। 85 लाख एसडीवी थी, जिस दिन खरीदी उस दिन एसडीवी थी 85 लाख, और सेल कंसीडरेशन जो मैंने पे किया, मैंने खरीदने के लिए जो अमाउंट पे किया वो है 80 लाख। तो डिफरेंस निकाला, कितना आया? 5 लाख रुपीज। तो डिफरेंस अगर 10% ऑफ एससी सेल कंसीडरेशन एंड 50,000 दोनों से ज्यादा है तो डिफरेंस टैक्सेबल होगा। तो 10% ऑफ द सेल कंसीडरेशन आया 8 लाख रुपए एंड 50,000 इन दोनों को कंपेयर करो, और डिफरेंस कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख 8 लाख से छोटा है लेकिन 50,000 से बड़ा है, लेकिन मेरे को दोनों से बड़ा चाहिए, तो इस वजह से ये दोनों से बड़ा नहीं है। तो इस बार मेरे लिए सेल कंसीडरेशन, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80 लाख ही रहेगी, और 80 लाख ही रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 लाख मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होंगे। यहां पे ये बात भी क्लियर कर लेना कि जब मैंने सेल कंसीडरेशन 90 लाख रुपीस पे की, 10 लाख रुपीस मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गए, तो अब जब मैं इसे बेचूंगा तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी रहेगी? 1 करोड़ रुपीस। मैं हर जगह अब लॉ नहीं दिखा सकता क्योंकि रिविजनरी क्लासेस हैं, तो मैं आपको लॉ समझा रहा हूं, पढ़ा के नहीं बताऊंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन इस केस में मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80 लाख रहेगी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। तो मैंने आपको दोनों बातें क्लियर कर दी। एक एग्जांपल और ले दो सर बेटे। एसडीवी है 70,000 रुपीज। कितनी? एसडीवी है 70,000 रुपीज, और सेल कंसीडरेशन जो मैंने पे की है, वो की है 15,000 रुपीज। डिफरेंस बताओ कितना आया? मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा कितना आया। 55,000 रुपए, 55,000 रुपीज। तो 55,000 का डिफरेंस जो आया वो 10% ऑफ द सेल कंसीडरेशन ओनली 1,500 और 50,000 क्या दोनों से ज्यादा है? हाँ सर दोनों से ज्यादा है। तो 55,000 मेरा आईओएस के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मैं इसको 25,000 कर दूं तो मेरा डिफरेंस रह जाएगा 45,000। तो 45,000 का डिफरेंस को कंपेयर करना है 2,500 और 50,000 दोनों से कंपेयर करना है। 2500 से तो ज्यादा है लेकिन 50,000 से कम है, तो इस वजह से इस बार ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होगा। होप सो मेरी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक बात और सुनो, मैं बार बार एसडीवी कह रहा हूं, यहां पे भी एसडीवी की कितनी गई? 1 करोड़। यहां पे भी एसडीवी गई कितनी गई? 85 लाख। और यहां पे एसडीवी गई कितनी गई? 70,000। बेटे अगेन आपको याद आ जाएंगी मेरी सारी बातें। एसडीवी कौन सी डेट की लोगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट की लोगे या डेट ऑफ
रजिस्ट्रेशन की लोगे, याद आ गई ना मेरी बातें 50C की, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की ली जाएगी, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली एसडीवी ली जाएगी अगर इस दिन पार्ट और फुल कंसिडरेशन अदर देन कैश में आ गई है तो, ठीक है, मतलब मैंने पे कर दिया, तो मैं तो इस बार बायर हूं ना, तो मैंने पे कर दिया, तो ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है। तो मेरा 56 to 10 पूरा का पूरा क्लियर हो गया आपको। ये देखो क्या कह रहा है, कहां, अरे कहां खोल दिया सर आपने, ये देखो 56 to 10 फटाफट पढ़ते हैं। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन वाला पॉइंट तो मैंने बता दिया था, ये पढ़ रहा हूं। फॉर अ कंसिडरेशन द स्टैम्प ड्यूटी ऑफ value of such property as exceed the consideration if the amount of such excess is more than the higher of the following amount। तो लॉ की लैंग्वेज अटपटी है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल से क्लियर कर दी। हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, दोनों से ज्यादा होनी चाहिए, 50,000 और 10% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। तो मैं कहूं पहले इसका हायर निकालो फिर कंपेयर कर लो, मैंने वो आपको एग्जांपल समझा दिया, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट, वही वाला प्रोवाइडेड आ गया, कहता है डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, उस दिन की एसडीवी ले ली जाएगी। डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर सेम नहीं है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली एसडीवी ले ली जाएगी। प्रोवाइडेड क्या है कि अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ले लिया गया हो, पार्ट में या फुल, ठीक है जी, वो बात क्लियर कर ली। चलो ये काम हो गया मेरा। अब बहुत ध्यान से सुनना, कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम पे इन्होंने कहा कि लोगों ने सस्ते में अपनी प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है ना। तो ये जो 10% का वेरिएशन था ये कुछ पीरियड के लिए, और वो कुछ पीरियड हमारे वाले प्रीवियस ईयर में पड़ रहा है, इसीलिए समझाना पड़ रहा है। कहता है अबाउट 10% विल बी कंसिडर्ड एज 20% इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला क्या, ट्रांसफर ऑफ सच रेजिडेंशियल यूनिट टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 12th November 2020 एंडिंग ऑन 30/6/2021। तो मेरा वाला प्रीवियस ईयर कौन सा शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है। तो मेरे 3 महीने में अगर ये प्रॉपर्टी परचेज हुई है तो बाद वाली प्रॉपर्टी के लिए 10% ही है, उससे पहले वाली प्रॉपर्टी के लिए अप्रैल में जून में अगर प्रॉपर्टी खरीदी है मैंने तो 20% का वेरिएशन चल जाएगा, उसके बाद वाली प्रॉपर्टी पे 10% का। तो इस बार ध्यान से समझना, अमेंडमेंट जो है हमेशा मेरे पेपर का पार्ट बनती हैं। अच्छा, उसके बाद सच ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट टू एनी पर्सन। मतलब क्या, ये रेजिडेंशियल यूनिट मैंने पहली बार खरीदी है, मतलब क्या बिल्डर ने बनाई और मैं पहला बंदा हूं जिसने उसे बेची। अगर रीसेलिंग का केस है तो वो यहां पे नहीं कवर होगा। रीसेलिंग वाले पे सर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब 10% वाला मिलेगा, 20% वाला वेरिएशन वहां पे नहीं अलाउ होगा। द कंसिडरेशन पेड और पेबल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। मैंने खरीदा, मैंने 2 करोड़ से ज्यादा का बिल्डिंग खरीदी, तो उस केस में 10% का वेरिएशन अलाउड हो जाएगा, 20% वाला अलाउड नहीं होगा। तो 20% वाले वेरिएशन के लिए मेरे लिए अप्रैल में जून में मैंने प्रॉपर्टी खरीदी हो, नई प्रॉपर्टी खरीदी है बिल्डर से डायरेक्टली, सेकंड हैंड नहीं है, और तीसरा कि 2 करोड़ से ज्यादा का कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। रेजिडेंशियल यूनिट क्या समझा रहा है, रेजिडेंशियल यूनिट मीन द इंडिपेंडेंट हाउसिंग यूनिट, सेपरेट फैसिलिटी फॉर लिविंग, कुकिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो बात समझने वाली ये है कि मैंने बिल्डर से पहली बार खरीदी है। मैंने ये पॉइंट पहले क्यों बताया, क्योंकि यही कॉपी पेस्ट 43 CA में। 43 CA क्या है, जरा ध्यान से सुनो अब मेरी बात 43 CA की। 43 CA बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। कहता है जी मैं ना बिल्डर हूं, मैं बिल्डर हूं, कौन हूं, बिल्डर, या फिर मैं रियल एस्टेट एजेंट हूं, ठीक है ना, जिनके लिए प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड होती है, ठीक है ना, रियल एस्टेट एजेंट वगैरह हूं, प्रॉपर्टी खरीदता हूं बेचता हूं, कमीशन की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी खरीदता हूं बेचता हूं। तो इसके लिए सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी जो एसडीवी है ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन डेट ऑफ सेल। अच्छा, फिर कहा कोई बात नहीं, हम इनको भी 10% ऑफ कंसिडरेशन, 10% ऑफ सेल कंसिडरेशन, 10% ऑफ द सेल कंसिडरेशन वेरिएशन अलाउ कर देंगे, जैसे 50C में कैपिटल एसेट वाले को अलाउ किया था। होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। सारे एग्जांपल वही कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या कहता है, जरा ध्यान से सुन लो।
कहता है ये 10% 20% हो जाएगा इस बिल्डर के लिए, इस रियल एस्टेट एजेंट के लिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है जो 3 कंडीशन अभी पड़ी थी। क्या एक बार देख लें, पढ़ के देखते हैं क्या वही 3 कंडीशन है। चलो आ जाओ, मैं आ गया जी पीजीबीपी के चैप्टर पे, और मैं पीजीबीपी के चैप्टर पे 43CA पे हूं, जो लास्ट के कुछ पेजेस मैंने छोड़ दिए थे। वेयर द कंसिडरेशन is received for a transfer of an asset, कौन सा asset, other than capital asset, क्योंकि मेरे लिए तो वो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, being land or building or both, less than the value adopted, assessed or assessable by any authority or of a state government for purpose of a stamp duty, the value so adopted, assessed, assessable shall for the purpose of computing profit and gains of such from the transfer of such asset be deemed to be the full value of consideration। अब बताओ 50C की तो लैंग्वेज लिखी हुई है, और क्या लिखा हुआ है 50C, मतलब एक तरह से 50C तो उस सेलर के लिए जो कैपिटल एसेट है, बेच रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और 40CCA सेम ड्राफ्ट किया किसके लिए, जो स्टॉक इन ट्रेड की तरह बेच रहा है बिल्डिंग को, ठीक है ना। Provided that the value adopted, assessed, assessable by authority for the purpose of stamp duty does not exceed 110% of the consideration received accruing as a result of transfer, the consideration so received shall for the purpose of computing PGBP be deemed to be the full value of consideration। क्लियर है जी। सर 50C में ना एक बात और बताई थी, मैंने जितने पे प्रॉपर्टी बेची, क्या बोल रहा हूं मैं, मैंने जितने पे प्रॉपर्टी बेची एक्चुअल में ही वो वैल्यू है। एसजीवी आपकी गवर्नमेंट के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी में क्या आते थे, भूत आते थे, ठीक है ना, पानी भर जाता था, जैसे आज गुड़गांव में पानी भरा हुआ है, तो इस वजह से मेरी प्रॉपर्टी तो कम में बिकेगी। तो आप एओ के पास अपील करेंगे और एओ क्या करेगा, केस रेफर करेगा वैल्यूएशन ऑफिसर को। तो ये बात यहां पे भी प्रॉपर्टी डीलर के लिए भी अवेलेबल है ये बेनिफिट, ठीक है। और अगेन डेट ऑफ एग्रीमेंट, लो यार वही वाली, मतलब पूरा का पूरा सेक्शन वही छाप दिया क्या उठा के। तो जो हम लोगों ने बार बार एसडीवी की बात कर रहे हैं, एसडीवी कौन सी डेट की लेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली लेंगे या डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली लेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली लेंगे। तो कहता है डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली ले लेंगे, प्रोवाइडेड फुल और पार्ट कंसिडरेशन रिसीव किया हो ओटीसी में, अदर देन कैश में, ओटीसी। डन है जी। तो वो वाली बात यहां पे लिख दी, कहां गया भाई मेरा पीजीबीपी, दिखाओ ना, ये रहा। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई, नहीं पहले तो ये वाला पढ़ूंगा ना, हाँ, वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट fixing the value of consideration for the transfer of asset and date of registration for such transfer are not the same value as per subsection 1, मतलब डेट ऑफ एग्रीमेंट की ली जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रोविजन क्या है, shall apply only in case where the amount of the consideration or part thereof received by any mode other than cash on or before the date of agreement for the transfer of the asset। होप सो मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद कहता है ये 110%, ये 110%, 120% बन जाएगा, मतलब वेरिएशन 10% का ना देख के कितना देखेंगे, 120%, 20% का देखेंगे, प्रोवाइडेड वो प्रॉपर्टी बेची हो इस पीरियड के दौरान, ठीक है ना। सच ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट एंड कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड, कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। बताओ जी इन तीनों सेक्शन में कहां दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइक कर दो, कुछ कमेंट कर दो, तो लगता है कि देखा है, ये नहीं है मतलब वीडियो बस हाँ पॉपअप आया था, क्लिक किया, 2 मिनट देखा, बंद कर दिया, समझा है, कुछ रिवीजन हुई, कुछ फायदा हुआ, कुछ तो कमेंट कर दिया करो। यही कह दिया करो सर बुरे लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, छोड़ दो। हमारी ऐप है, क्या नाम है ऐप का, जेजे एडू, ठीक है ना, जो यहाँ पे आपके कोने पे आ रहा है ना, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। आपके टेक्स्ट के पेपर के जो पहले के 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं, हमारे फन टेक्स्ट क्विज है, तो वो अगर आप उस पर खेलते रहोगे, टेक्स्ट पूरा का पूरा रिवाइज हो गया एक तो,
ठीक है ना। खेलते खेलते जितने जितने लेवल हाई होते जाएंगे उतने उतने आपको प्राइजेस भी मिलने लग जाएंगे, कैशबैक ऑफर्स वगैरह बहुत कुछ है। तो ऐप भी डाउनलोड कर लेना। मूड कर रहा है कि हाँ यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चल टाइम पास के लिए कोई भी खेल लेता हूँ, ठीक है ना। वो MCQs हैं सब कुछ, उसमें बहुत कुछ है। ऐप डाउनलोड करके देखो, वहाँ पे मेरी इस टाइम पे जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए 5-6 चैप्टर की क्लासेस ओपन है, आप देख सकते हो ऐप पे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, छोटी क्लास ही बनानी थी, अब नेक्स्ट क्लास में और कुछ रिवाइज करेंगे। थैंक यू।